हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किए हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि हमने आर्टिकल 12 से 18 तक डिस्कस कर लिया है। पिछली बार हमने राइट टू इक्वलिटी डिस्कस किया था। अब हम राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे। इसके आर्टिकल 19 से 22 तक डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। बिकॉज हम डिटेल में इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ सैम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे कि मैम एमसीक्यू लाओ। ठीक है, तो वो मैं बाद में आपको प्रोवाइड करूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कितना रेलिवेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एसएससी के एग्ज़ाम्स के जो पीवाईक्यूज़ है वो लाए हैं, सीडीएस के लाए हैं, और स्टेट पीएससी में जो एग्जामिनेशन में जो इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए गए हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगी। फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कितना रेलेवेंट है और आपको कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हो, नोट्स, शॉर्ट नोट्स उन पीडीएफ से बनाते हो और अच्छे से उनको रिवाइज करते हो, तो आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया था, कौन प्रेसिडेंट एक्ट किया था। ठीक है, जब पहली मीटिंग हुई थी उस दौरान प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुआ था। देखो, परमानेंट प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट पहली मीटिंग में कौन बनाया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगी, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो सबसे एज्ड पर्सन है उसको क्या किया जाता है, अगर किसी कमेटी का कोई प्रेसिडेंट नहीं नियुक्ति हुआ है तो उसकी एज के बेस पे, उसकी सीनियरिटी के बेस पे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जब तक ये एक परमानेंट प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन द फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब बात आती है नेक्स्ट की। ठीक है, ये आपके एसएससी में पूछा गया। ठीक है, कुछ सीडीएस में पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये सारी कमेटीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, तो मैंने जुडिशियल रिव्यू आपको पढ़ाया था आर्टिकल 13 में, अगर आपको याद हो, और बताया था कि किस तरह का जुडिशियल रिव्यू होता है और कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है और कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट को पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू के। ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, जो भी लॉज एग्जीक्यूटिव बना रही है उसको, उनके एक्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। ठीक है, तो अब ये बोला है कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब मैंने आपको तो बताया नहीं कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, मगर अगर आपने कॉमन सेंस है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, देखो जेके एसएसबी पूछता था सिर्फ फैक्ट बेस पे, कोई ही कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछता था। बेसिकली वो फैक्ट पे, डेट्स पे, मतलब लर्न वाला ही कुछ होता था, वो जेके एसएसबी पूछता था। मगर अभी आपके एग्जाम में बोला है कि एसएससी के पैटर्न का होगा, और एसएससी कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों पूछता है। और मैंने आपको हर वीडियो में जो भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है, मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, वो चाहे कितना भी लंबा कंसेप्ट हो, मैंने सारा डिटेल में आपको डिस्कस किया है, आप देख सकते हो। अब जिसने सिर्फ जेके एसएसबी के लेवल का पढ़ा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से कहीं और से वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बिकॉज उसके क्वेश्चंस क्लियर ही नहीं होंगे। मगर जिसने पढ़ा हुआ है मेरी वीडियो से, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप किसी से भी पढ़ सकते हो अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है, मगर मैं ये बता रही हूँ कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए हैं जिससे आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो, अगर आप में कॉमन सेंस यहाँ पे है, थोड़ी सी अप्लाई करो, तो मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन
अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। बिल ऑफ राइट्स के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स डिराइव किए हैं जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सीधा सा बात है, अगर आपको कुछ और इसकी समझ नहीं भी आते तो सीधा आप यूएसए मार करके आ जाओगे। नेक्स्ट आता है हमारा द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड इंडिया एज, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीएम्बल पूरा लाइन टू लाइन पढ़ाया था, ठीक है। देखो अब किस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि इनकी जो है वो क्रोनोलॉजी, मतलब किस तरह से ये जो वर्ड्स है वो अरेंज है प्रीएम्बल में, ठीक है। क्या पहले सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या सोशलिस्ट सेकुलर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेकुलर या सोशलिस्ट है, ठीक है। तो ये आपको प्रीएम्बल को 4-5 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सोवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। जेके एसएसबी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एसएससी की बात कर रही हूँ और सीडीएस की बात कर रही हूँ। इन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको क्या होता है, एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल जाता है, क्योंकि एक ही पैटर्न के वो चलते जाते हैं फिर क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द टर्म, ठीक है। जब मतलब कौन सी टर्म्स बोली गई हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो उस दौरान प्रीएम्बल में कौन सी टर्म्स नहीं थी, ठीक है, कौन सी टर्म्स नहीं थी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो एक ही बार अमेंड हुआ है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। अब 1976 किस तरीके से याद रखोगे ये भी बताया था मैंने। 4 + 2 कितने होते हैं, 6, तो इस तरह से आप याद रखिएगा ये। और इसके दौरान 3 वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये वाले वर्ड जो हैं ये बाद में ऐड किए गए थे 1976 में। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो उस दौरान ये 3 वर्ड्स नहीं थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये 3 वर्ड नहीं थे, रिपब्लिक ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था और उसके 5 जो आर्टिकल हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो जिसके कितने आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इस तरह से आप याद रखोगे कि फ्रीडम में कितने आर्टिकल रहेंगे, FREE, ठीक है, फ्री के रूप में आप याद रखोगे और उसमें 4 आर्टिकल है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। पूछते हैं एग्जाम में कि आर्टिकल 19 किसके अंडर आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है, किसके अंडर आता है, ठीक है। तो उससे आपको ईजिली वे में लर्न हो जाएगा। चलिए आर्टिकल 19 डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है गारंटी टू ऑल सिटीजन, ठीक है। सिटीजन जो है इंडिया के उनको प्रोवाइड करता है 6 राइट, ठीक है। तो पहले कितने राइट होते थे, इसमें 7 राइट्स होते थे, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 के अंडर उसको हटा दिया गया था, ठीक है, जो हटा दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। उसी तरह से इस आर्टिकल 19 के अंडर भी एक और राइट था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, वो यहाँ से भी हटा दिया गया था और उसको लीगल राइट में रख दिया गया था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा, जितने भी मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही थी वहाँ पे आर्टिकल 19 इतना पूछा गया था। वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटाया गया था, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटाया गया था, ये इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। तो इससे क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बना था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था हमारे फंडामेंटल राइट से, तो वो उस समय गवर्नमेंट कौन सी थी, ठीक है। जेके एसएसबी के लेवल से मत चलिए अब आप, ठीक है। तो एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ये आपके एसएससी 2007 में क्वेश्चन आया था। ये याद रखिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, ठीक है। उस समय गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की, ठीक है। तो किसकी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की। तो इस तरह से आप याद रखिए इसको। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम सारे के सारे 6 राइट जो अभी बचे हुए हैं आर्टिकल 19 के अंडर। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने की और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है आपको। दूसरा आ जाता है यहाँ पे असेंबली,
असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो आप एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हो, शांतिपूर्वक हो सकते हो, मगर कोई हथियार लेके इकट्ठे नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो आपको असेंबल इकट्ठे होने का अधिकार है, शांति रूप से आपको इकट्ठे होने का अधिकार है, मगर विद आर्म्स, ठीक है। कोई भी आप हथियार लेके इकट्ठे नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी है आपको। फिर है नेक्स्ट की राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन भी बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो, ये भी आपको राइट टू फ्रीडम के अंडर आपको आर्टिकल 19 के अंडर एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। फिर आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप जो इंडिया की टेरिटरी है उसमें मूव कर सकते हो, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हो, या एक ही स्टेट के अंदर दूसरी जगह पे जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप अगर जम्मू में रहते हो फॉर एग्जांपल, तो आप दिल्ली में जाके सेटल हो सकते हो, उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में आप किसी के घर में जाओ और बोलो कि मुझे आपके घर में रहना है और आप मुझे रोक नहीं सकते हो, नहीं। आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाके नहीं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको खुद से घर लेके रहना हो तो आप रह सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आर टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, मगर इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। जो हम ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बिकॉज इसके अंदर जो डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं, इनका कंसेप्ट है, वो भी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो डिटेल में इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चाहूँ मैं तो आपको ये पढ़ा के निकल सकती हूँ, मगर यहाँ पे काम ख़त्म करने की बिल्कुल भी वो नहीं है जल्दी। जितना भी पढ़ाऊँगी वो पूरा पढ़ाऊँगी कंसेप्ट आपको, ताकि आपके एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो छूटे ना, ठीक है। अब आती है बारी कि दीज राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ठीक है। जो आर्टिकल 19 के अंडर राइट हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को और शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी को अवेलेबल हैं, बट फॉरनर्स को नहीं, ठीक है। अब कोई बाहर का आए और बोले कि नहीं मुझे तो कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग जाए, ठीक है। तो कोई भी बाहर का आके, ठीक है, कोई एसोसिएशन बना दे और हमारे खिलाफ हमारे अगेंस्ट हो जाए, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए, तो ये तरह के जो अधिकार है वो फॉरनर्स को नहीं है, हमारे सिटीजन्स को है। और यहाँ पे बोला गया है शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी फॉरेन की है, कोई कंपनी फॉरेन की है, मगर उसमें जो शेयर होल्डर है वो इंडियन सिटीजन्स है, तो उनको ये अधिकार होगा, मगर इस कंपनी को नहीं होगा, ठीक है। अब आती है बारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा आर्टिकल 19 के अंडर जो क्लॉज 1 में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स, कन्विक्शंस बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैटर, ठीक है। आप अपने जो भी व्यूज़ हैं, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, वो लिखित रूप में कर सकते हो, ठीक है। मुंह से बोल सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, पिक्चर के वे में पोर्ट्रे कर सकते हो, तो ये आपको आपका फंडामेंटल राइट बोलता है, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोलोगे आप मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मैंने इस पे क्वेश्चंस देखे। अगर आप प्रीवियस ईयर MCQs देखोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे ये क्वेश्चन, तो आपको पक्का मिलने वाला है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ठीक है। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा, यहाँ से पढ़ के आप चले गए कि आर्टिकल 19 के अंडर ये राइट्स है और चलो हो गया हमारा काम, मगर पूछ लिया वहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप कैसे क्वेश्चन निकालोगे, है ना। टॉपिक भी पढ़ लिया, उतना टाइम भी दे दिया, मगर थोड़ी सी चूक करके आपका क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एंड अदर्स व्यूज़, ठीक है। मतलब अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, उनको फैलाना, दूसरों के व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, मतलब बताना, ये भी आपके इसमें स्पीच और एक्सप्रेशन में आता है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 19 ये आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंडर आर्टिकल 19 ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस आता है। आपके एग्जाम्स में पक्का इसमें से क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अगर आप ऐड देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इतना रट्टा मारने की इसको ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो, इसको ध्यान से सुन लो, आपके खुद ही सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, राइट अगेंस्ट
सो नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, बीच में आपका कोई फ़ोन टैप कर लेता है, कोई आपकी बातें सुन लेता है, तो इससे आपकी सीक्रेसी लीक होती है। ठीक है, सीक्रेसी पे बनाती है, तो ये भी आपका एक राइट है कि आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया हुआ है कि आपकी बातें कोई सुन नहीं सकता। ठीक है, राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो आप कुछ टेलीकास्ट कर सकते हो, जो भी आप बना रहे हो, गवर्नमेंट इसमें दखल नहीं देगी कि आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, कोई भी शो बनाया है, तो आप उसको टेलीकास्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आता है अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट बंद कॉल बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट भी आपको ये राइट दिया हुआ है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटीज़ है तो आपको उसके बारे में जानने का अधिकार है, मगर इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती हैं कि ऐसे नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट की कोई सीक्रेट जो है वो मिशन चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल वार का कोई खतरा है और वो सीक्रेट कोई मिशन कर रहे हैं आर्मी के साथ, तो आप आके उनको ये नहीं बोल सकते कि आप क्या मिशन कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो, ये मुझे बताओ। ठीक है, तो ये आपका राइट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। अब फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ठीक है, अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है। ठीक है, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती कुछ भी बुलवा नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसी के अंदर आता है। फिर राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर की जो न्यूज़पेपर है वो छपने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है कि आपका न्यूज़पेपर जो है वो छपने से नहीं रोका जा सकता है। इसमें भी कुछ सर्टेन रेगुलेशंस रहती हैं। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको समझाऊँ। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है, तो इसमें जो केमिकल्स बनते हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, तो आप इस कंपनी के, इस फैक्ट्री के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसके बाहर खड़े होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसके ओनर को बता सकते हो, मगर आपको इसमें स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप फोर्सफुली उसको जो दबाव नहीं डाल सकते हो, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। तो ठीक है, ये इस चीज़ इसमें कवर हो गई है। अब यहाँ पर आते हैं कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो होंगी। ठीक है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इन पे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई बात आएगी, अगर आपका कोई भी जो राइट है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट करेगा इंडिया को, तो आपका राइट रोका जा सकता है। अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के साथ कुछ आपका राइट अगर हिंड्रेंस दे रहा है तो भी आपके राइट्स को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आल्सो अगर फ्रेंडली रिलेशन जो भी फॉरेन स्टेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका किसी भी फॉरेन स्टेट का कोई जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, आप कुछ ग्रुप जो इंडिया में है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है, मगर वो जो फॉरेन कंट्री है वो हमें हमारे जो भी वार में मदद कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी से वार हो रहा है, फॉर एग्जांपल चाइना से वार हो रहा हो, तो फॉर एग्जांपल यूएसए हमें मदद कर रहा है। ठीक है, वॉर में हमें यूएसए मदद कर रहा है, तो और हमारे जो इंडियंस के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में जो हमारी गवर्नमेंट है वो हम आपके राइट रोक सकती है। ठीक है, तो ये आपके राइट यहाँ पे रोके जा सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ काम कर सकते हो। पब्लिक ऑर्डर के केस में, मोरालिटी के केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये अगर आप कुछ ऐसी एसोसिएशन बना देते हो, ऐसे ग्रुप बना देते हो जिससे कि ऑफेंस हो सकता है, कोई अपराध हो सकता है, तो भी आपके ये फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ होगी। अब चलते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, तो आपको इकट्ठे होने का अधिकार है मगर पीसफुली विदाउट आर्म्स, और पब्लिक मीटिंग भी आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, तो इसके अंडर आर्टिकल 19 के अंडर आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। सो स्टूडेंट, फ्रीडम टू असेंबली के अंडर भी आपकी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आएंगी जो स्टेट टाइम टू टाइम आप पे इम्प्लाई कर सकता है अगर आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करते हो, या कुछ ट्रैफिक, ठीक है, अगर आपकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होता है या पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो आपकी जो फ्रीडम टू असेंबली है, ठीक है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। आल्सो अंडर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973
इसके अंडर बोला गया है कि जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, आपके असेंबल होने को, मीटिंग्स को या प्रोसेशन को रोक सकता है अगर उनको लगता है कि इससे ह्यूमन लाइफ को खतरा है या उनकी हेल्थ को खतरा है। ठीक है, तो उस तरह से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 144 आपकी जो राइट टू फ्रीडम टू असेंबली है उसको रोक सकता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन 144 में है क्या। अब आती है बारी सेक्शन 141, आपको ऑलमोस्ट पता ही है। ठीक है, इंडियन पैनल कोड की जो सेक्शन है ये क्या बोलती है, अगर कोई 5 मेंबर्स, ठीक है, कोई 5 पर्सनस या 5 से ज़्यादा पर्सनस अगर असेंबल होते हैं, ठीक है, अगर असेंबल होते हैं और कुछ इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं या स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, तो उस दौरान भी आपकी जो राइट टू असेंबली है, फ्रीडम टू असेंबली है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और इवन आपको अरेस्ट भी इस केस में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 141 था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आप किसी भी तरह की एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है, यूनियंस बना सकते हो, इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, कंपनीज बना सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म्स बना सकते हो, सोसाइटीज, क्लब्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आएगा। अब इसके ऊपर भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या दी हुई है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। आपको कहीं भी जाने का जो है वो फ्रीडम है। ठीक है, वन स्टेट टू अनदर है, विद इन द स्टेट मूव करने का भी आपको क्या है, फ्रीडम है। ठीक है, मगर इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो क्या है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है, मगर अभी आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में नहीं जा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ ट्राइब्स एरिया हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया हैं, वहाँ पे आप गवर्नमेंट की इजाज़त के बिना नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, वेयर एज नॉर्मल केस में आप मूव कर सकते हो विद इन द स्टेट। ठीक है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो, इसमें कोई भी आपको पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये पता ही है, जनरल बातें हैं। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स। ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, वेश्यावृत्ति के लोग होते हैं, तो उनकी मूवमेंट को भी रोका जा सकता है अगर उनको लगता है कि ये मोरल्स, जो पब्लिक के मोरल्स है उनके खिलाफ है या पब्लिक की हेल्थ के खिलाफ है। ठीक है, अगर उनको कोई बीमारी है ऐसी वैसी, तो उनकी भी मूवमेंट को रोका जा सकता है इसके अंडर। अब आता है कि जो फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक तो हमने अंडर आर्टिकल 19 पढ़ ली, जो कि इंटरनल फ्रीडम के साथ डील करता है। ठीक है, इंटरनल डायमेंशन के साथ डील करता है, और दूसरी है एक्सटर्नल, जो कि आर्टिकल 21 में हम डिस्कस करेंगे। अब आता है फ्रीडम ऑफ द रेजिडेंस। ठीक है, आपको कहीं भी रहने का अधिकार है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हो, आपको ये अधिकार है, मगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं रह सकते हो। आप फॉर एग्जांपल यहाँ से जाओ, बोलो दिल्ली में कोई जगह है, वहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे मैं रह लूँगा क्योंकि मेरे को फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं रह सकते हो। पर्पज़ ऑफ द राइट, इस राइट का पर्पज़ क्या है कि आपके जो इंटरनल बैरियर्स हैं उसको तोड़ा जाए। ठीक है, विद इन द कंट्री एंड प्रमोट नेशनलिज्म एंड अवॉइड नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा अर्बन स्टेट्स होगी, फॉर एग्जांपल अर्बन स्टेट हो गए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई गांव का ले लीजिए एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गांव का इंसान जो है वो अर्बन एरिया में सेटल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा तो होगा, फिर तो डिवीज़न हो जाएगी। ठीक है, अर्बन अलग और विलेज वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस दिया गया है। आप चाहे गाँव से हैं, कहीं से भी हैं, आप अर्बन एरियाज़ में सेटल हो सकते हैं, और जो अर्बन एरियाज़ के हैं वो गाँव में सेटल हो सकते हैं। ऐसा कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आती है बात, इसमें भी वही रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, सब जगह रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। इसमें किस में रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपकी जो रेजिडेंस आपका रहना है पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आपके रेजिडेंस को रोका जा सकता है। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपको जाना, उनके एरिया में अगर आपको जाना हो तो आपको गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो एरिया है वहाँ बोलो कि नहीं, मैंने तो यहाँ पे घर बनाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉस बनाए गए हैं, तो उसके अंडर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, सुप्रीम कोर्ट
the Supreme Court certain areas banned for certain kinds of person like prostitutes and habitual offenders. ठीक है, तो prostitutes के लिए या कोई तरह के कोई offenders हैं उनके लिए कहीं कोई कोई एरिया बैन किए जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों पे भी ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। अब आती है बात फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की। ठीक है, तो आपको कोई भी जॉब करने का, कोई भी बिजनेस करने का जो है वो पूरी तरह से अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो आपको कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। इसमें भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और फर्दर स्टेट क्या कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ क्वालिफिकेशन जो कि नेसेसरी होंगी एक पर्टिकुलर ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि आप कैरी तो कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, इमोरल कोई बिजनेस करो या ट्रेड करो। फॉर एग्जांपल कि आप विमेन और चिल्ड्रन का व्यापार करने लगो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल आपको स्टेट रोक सकती है। इस तरह का व्यापार इलीगल माना जाएगा और यहाँ तो आप हार्मफुल ड्रग या एक्सप्लोजिव बेचने लगो। ठीक है, तो इस तरह का व्यापार आप नहीं कर सकते हो, इसकी आपको फ्रीडम नहीं है और स्टेट आपको इसके ऊपर प्रोहिबिट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है थ्रू लाइसेंसिंग। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। एसएससी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे इसके रिलेटेड कि कौन से आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, तो वो है आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सो आर्टिकल 20 क्या करता है, प्रोटेक्शन ग्रांट करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो या कोई कंपनी हो। ठीक है, कोई भी अक्यूज्ड पर्सन हो उसको अनरीजनेबल, आर्बिट्रेरी क्या हो गया, अनरीजनेबल अगर आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है या ज़्यादा पनिशमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ठीक है, स्कूल में होता था हम जो है वर्क करके नहीं जाते, होमवर्क करके नहीं जाते थे, तो इस तरह से समझ लो कि आपको एक डंडा पड़ना चाहिए, सबको एक डंडा पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 डंडे पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव मतलब कि जितनी आपने क्राइम जिस पर्सन ए ने फॉर एग्जांपल कोई क्राइम किया है, जितनी उस क्राइम की सज़ा है आपको उतनी ही मिलेगी, अनरीजनेबल आपको सज़ा नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से हमें कौन बचाता है, एक्सेसिव पनिशमेंट से, और अनरीजनेबल पनिशमेंट से हमें कौन बचाता है, तो आर्टिकल 20 हमें बचाता है। ठीक है, अब इसमें 3 प्रोविजन है इसके रिलेटेड। यहाँ पे दिया हुआ है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, इम्पोजेस पेनल्टीज रिट्रोस्पेक्टिवली दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 2015 में इस पर्सन ने क्या किया था। ठीक है, कोई एक्ट किया था। ठीक है, 2015 में एक पर्सन ए है, इसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया था, कुछ ऐसी हरकत कर दी थी। ठीक है, उस समय जो इसने हरकत की उस समय ये क्राइम नहीं माना जाता था। ठीक है, मगर 2020 में जाके इसके ऊपर कोई कानून बनता है कि इसने जो एक्ट किया था 2015 में, इसके ऊपर क्या होती है, एक पर्टिकुलर पनिशमेंट बनाए जाते हैं इस लॉ के अंडर। तो अब जो 2015 में इसने एक्ट किया था तो उस पे इनको पकड़ा जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है, इनको पनिशमेंट मिल सकती है। ये बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, या पेनल्टी, फॉर एग्जांपल इसने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा था। ठीक है, उस समय पेनल्टी जो थी 100 रुपीज़ थी और बाद में अगर 1000 रुपीज़ हो गई तो इस पे पेनल्टी लग सकती है। ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है कि जो आपने एक्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं और बाद में जाके उसके ऊपर कोई लॉ बनता है तो आप पे जो है वो पेनल्टी या पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। मगर यहाँ पे आर्टिकल 20 हमें इस प्रोविज़न से बचाता है, हमें नहीं। फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड पर्सन को, पर्सन ए हम मान लेते हैं यहाँ पे, अक्यूज्ड पर्सन को वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से बचाता है। ठीक है, किस तरह से बचाता है यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बारी। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ in force at the time of commission of the act nor subject to penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of commission of the act। ठीक है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो हो गया यहाँ पे ऑफेंस के लिए और एक हो गया यहाँ पे पेनल्टी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, कोई पर्सन ए है,
उसने 2015 में कोई एक्ट किया, कोई हरकत की, उस समय उस जो हरकत के लिए कोई भी पुनिशमेंट नहीं थी, मगर 2020 में उसके लिए एक लॉ बनता है और उस एक्ट के लिए, ठीक है, अगर 2020 में ऐसी हरकत की जाएगी तो उसको सज़ा मिलेगी। तो अब 2020 में जो लॉ बना है उसका जो लॉ है वो 2015 पे अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपने 2015 में जो एक्ट किया है आपको उसके लिए 2020 में सज़ा नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये इसकी आपको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ये आर्टिकल 20 प्रोवाइड करता है कि अगर 2020 में वो लॉ बन रहा है तो ये नहीं बोल सकती कि आपने 2015 में कोई एक्ट किया था मगर अब 2020 में जाके उसके लिए पर्टिकुलर लॉ बना है, उसके लिए पनिशमेंट है, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। 2015 में अगर उस एक्ट के लिए कोई पनिशमेंट है वही मिलेगी, अदरवाइज 2020 में अगर लॉ बनता है तो उस समय आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ से कौन बचाता है, आर्टिकल 20 आपको नहीं, पर्सन ए को बचाता है, ठीक है। आप बोलोगे मैम ने हमें क्रिमिनल बना दिया, ठीक है, तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल रहा है, डोंट माइंड। फिर आ जाता है दूसरा पार्ट यहाँ पे, नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। सिंपल से मतलब है इसका नो डबल जियोपार्डी का कि नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्सन ए को किसी बात की सज़ा मिल जाती है, ठीक है, 2015 में मिलती है, 2020 में वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, जेल से रिलीज़ हो जाता है, तो इसके ऊपर दोबारा केस चल के इसको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती एक ही ऑफेंस के लिए कि भाई तुमने ये किया था, कोई काम किया था, अब तुम्हें दोबारा से सज़ा मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोर्ट के द्वारा इसको एक ही बार, उस अक्यूज्ड पर्सन को एक ही बार सज़ा मिल सकती है, एक से ज़्यादा बार एक सेम ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी समझेंगे थोड़ा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। देखो, कोर्ट या जुडिशियल मैटर में इसको एक ही बार सज़ा मिल सकती है, मगर अगर उसका कोई जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो जिस डिपार्टमेंट में उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो वो उसके ऊपर दोबारा से इंक्वायरी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल जो अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं ये जुडिशियल नेचर की नहीं है, ठीक है। जुडिशियली आपको एक ही बार सज़ा दे सकती है, मगर डिपार्टमेंट जो है आपका नहीं, इस पर्सन ए का, तो वो आपको दोबारा से आप पे इंक्वायरी बैठ सकती है उसके ऊपर। आप ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 20 का वायलेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है, इसने क्या किया, ये कोई जीएसटी के डिपार्टमेंट में लगा हुआ था और उनके रिवेन्यू से इसने कोई 20 लाख रुपए क्या कर लिए, गायब कर लिए, खा पी लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके लिए इनको सज़ा मिली, कोर्ट से सज़ा मिली, और ये पर्सन ए जो है वो कोर्ट से सज़ा काट के आ गया, ठीक है। अब इस जो भी इन्होंने किया, ठीक है, जीएसटी के रिवेन्यू में जो भी इन्होंने गड़बड़ की, अब कोर्ट इसको दोबारा सज़ा नहीं दे सकता उस एक्ट के लिए, ठीक है। मगर अगर इनका जो डिपार्टमेंट है, जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इस पर्सन ए पे इंक्वायरी बिठा सकता है और इसको जॉब से निकाल सकता है, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 20 के अंदर ये जो हमें प्रोटेक्शन मिली है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, 2 बार सज़ा, मैं तो कोर्ट की सज़ा काट के आ गया हूँ, अब मुझे सज़ा नहीं मिल सकती, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका डिपार्टमेंट जो कि जुडिशियल नेचर का नहीं है वो उस पर्सन ए को सज़ा दे सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि कोई पर्सन ए जो है वो अपने ही खिलाफ जब गवाही देगा तो उस बुनियाद पे उसको सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए ने कोई क्राइम किया, ठीक है, अब ये ही बोलता है कि हाँ भाई मैंने क्राइम किया है, मेरे से ये क्राइम हो गया, तो उस बेसिस पे कोर्ट इसको सज़ा नहीं सुना सकती। जिस कोर्ट में सज़ा दिलाने के लिए, इस पर्सन ए को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस को या जो भी इसके अगेंस्ट जो केस कर रहा है उनको पर्टिकुलर एविडेंस क्या करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, उनको खुद से प्रूव करना पड़ेगा। ये पर्सन अपना जो एक्सेप्ट करेगा गुनाह, उस बेसिस पे उसको सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। तो कई बार होता नहीं है मूवीज़ में कि आपसे नहीं, पर्सन ए कोई भी पर्सन हो तो उसको बोलते हैं कि नहीं हम तुम्हारी फैमिली को हार्म करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस वाला हो, ठीक है, उससे कोई दुश्मनी हो, क्राइम किसी ने किया हो, मगर इस पर्टिकुलर ए पर्सन को हम पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पे साइन कर दो वरना तुम्हारे घर वालों को हम परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो उस केस पे अगर आप सिग्नेचर कर लेते हो और बोलते हो कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो उस बेस पे कोर्ट सज़ा नहीं सुना सकती है, उनको अदर प्रूफ्स लाने पड़ेंगे। मगर याद रखिएगा इस पे आप ये नहीं बोल सकते, अगर कोई पर्सन ए है, अगर उससे पुलिस डॉक्यूमेंट्स मांगती है, कोई कंपल्सरी एविडेंसेस मांगती है, तो वो उस पर्सन ए को देने पड़ेंगे। ये नहीं बोल सकते कि ये तो मुझे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 में, ठीक है। तो अगर वो
पुलिस चाहे कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट आपसे मांगे, आपसे नहीं, इस पर्टिकुलर पर्सन ए से मांगे तो उसको वो देने पड़ेंगे। अगर थंब इम्प्रेशन मांगे, सिग्नेचर मांगे या ब्लड स्पेसिमेन मांगे, तब भी इस पर्सन को ए को देने पड़ेंगे। और आपकी बॉडी, आपकी नहीं यार, पर्सन ए की बॉडी को भी एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है, उसकी बॉडी को भी एग्जामिन किया जा सकता है कि क्राइम करते हुए कहाँ कहाँ पे इसको चोट आई है या किस तरह की चोटें आई हैं, ठीक है, तो वो किया जा सकता है। उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते, पर्सन ए रोक नहीं सकता, मगर अपने खिलाफ अगर ये प्रूफ देगा तो उस बेसिस पे इसको सज़ा नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20। सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस नाउ आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये बोलता क्या है, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को ऐसे कैद करके, बंद करके जेल में नहीं डाला जा सकता है। उसकी पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ठीक है, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं उससे छीनी जा सकती है। मगर अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर कोई कानून बना दे पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग, तो छीन ली जा सकती है। ये आर्टिकल 21 में बोला गया है, ठीक है। तो यही जो स्टेटमेंट को रीअफर्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में 1950 में, उस समय आर्टिकल 21 का एक नैरो कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो है आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, अगर कैबिनेट कोई लॉ बना देती है या कोई ऐसी बात कर देती है तो उसके अगेंस्ट तो ये आर्टिकल 21 बचाता है। मगर अगर कोई पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। वो अनरीजनेबल अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बना देती है तो उसके अगेंस्ट ये आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन नहीं देता था 1950 के दौरान, ठीक है। उस समय जो ये आर्टिकल में लिखा गया था, तो उस दौरान आपको आर्बिट्रेरी जो लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो पार्लियामेंट लॉ अगर बनाएगी तो उससे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता था, ठीक है। तो मगर ये तो गलत बात होगी ना। अगर फॉर एग्जांपल आपने मास्क नहीं पहना, ठीक है, तो आपको 5 साल की सज़ा हो जाए, तो ये कैसा रहेगा लॉ, ठीक है। तो उस समय तो पार्लियामेंट को ये पावर थी, पार्लियामेंट मोस्ट पावरफुल थी, तो वो ऐसा लॉ बना सकती थी जिससे आपकी पर्सनल लिबर्टी को कटेल किया जा सकता था। मगर मेनका गांधी केस आया जब 1978 में, तो इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडर कंसेप्ट दिया आर्टिकल 21 का, दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय ए लॉ प्रोवाइडेड बाय द प्रोसीजर। इन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है वो डिप्राइव किया जा सकता है बाय द लॉ प्रोवाइडेड बाय द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ, मतलब लॉ के द्वारा किया जा सकता है उसको कटेल, मगर वो लॉ जो बनाया जाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। ये 3 वर्ड्स पार्लियामेंट की पावर को कम कर गए, ठीक है। आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई लॉ नहीं बना सकते हो कि आपने मास्क नहीं पहनने में 5 साल की सज़ा कर दी। वो जो लॉ बनेगा वो पर्टिकुलर उसका रीज़न होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपनी मर्जी से आप लॉ नहीं बना सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा था 1978 में, ठीक है। तो यही इसी चीज़ को, ठीक है, जो हमारा लॉ जो बनेगा वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तो यही इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसके अंडर अगर कोई कानून बनेगा तो वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होगा, जस्टिशिएबल होगा और फेयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से पार्लियामेंट की पावर को यहाँ पे कटेल किया गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद बहुत सारी जजमेंट दी और आर्टिकल 21 के अंडर कुछ राइट्स प्रोवाइड किए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे राइट्स हैं, आप एक बार देख लोगे इनको, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन है जो मैं दिखाती हूँ आपको। तो पहला है यहाँ पे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी के साथ आप रहोगे, ये हर एक ह्यूमन को राइट है, ठीक है, पूरी रिस्पेक्टेबल वे में रहना उसका राइट है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना, एक साफ़ सुथरी हवा में रहना और हजार्डस इंडस्ट्रीज़ की से प्रोटेक्शन, ये भी एक इंडिविजुअल का राइट है, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी भी क्या आता है, आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है, ठीक है। राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हैं, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार माइंड में बैठ जाएंगे। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल एड, तो बहुत सारे राइट हैं यहाँ पे, आप एक बार इनको देख लेंगे।
गो थ्रू करेंगे तो आपके मन में ये बैठ जाएंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर से आप इनको एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक बारी रीड कर लेना PDF से, मोर देन एनफ है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आर्टिकल 21A है यहाँ पे, ठीक है। ऐड कर लेंगे सब लोग, बोलेंगे नहीं कि मैम ने गलत लिखा है, आर्टिकल 21A आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21A क्या बोलता है, डिक्लेयर दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा, ठीक है, स्टेट क्या है ये आर्टिकल 12 में हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टेट क्या कर सकता है, करेगा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगा चिल्ड्रन को जो कि 6 to 14 ईयर्स की एज में है, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न था आर्टिकल 21A एक अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, दैट इज़ बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। अब याद रखिए, ऐसे नहीं कोई बोलेगा कि हमें तो एजुकेशन का राइट है, फ्री एजुकेशन का राइट है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, नॉट ए हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको MBBS करनी है या कोई भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए नहीं आपका ये फंडामेंटल राइट है। सिर्फ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन का ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये फ्री प्रोवाइड की जाएगी, ये इसमें प्रावधान था। ये जो स्टेप था, ठीक है, जो गवर्नमेंट का ये स्टेप था, इसको डॉन ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन भी कहा गया। ये इतना अच्छा स्टेप था कि, ठीक है, एजुकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ठीक है। तो हमारे देश में आज भी इतना वर्ग है कि उनको पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। हमारे लिए तो हम पढ़ते हैं तो हमें ये नॉर्मल सी बात लगती है, मगर दुनिया में या इस देश में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो बिफोर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4, ठीक है। तो इससे पहले भी जो डायरेक्ट देखो पार्ट 4 में क्या है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। तो आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो प्रावधान है वो दिया हुआ था, ठीक है, वो दिया हुआ था। मगर DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। तो उनकी अगर वायलेशन होगी तो कोर्ट में उनको जो है नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए ये यहाँ से हटा के फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया, नहीं मतलब यहाँ से हटा के नहीं, यहाँ पे भी है मगर फंडामेंटल राइट में बनाया गया, ताकि ये अगर ये एजुकेशन ना मिले तो कोर्ट में उसके लिए जाया जा सकता है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और इसने आल्सो ऐड की एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A दैट रीड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो अपने बच्चों को और अपने वार्ड को, ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और जो भी उस बच्चे की देख रेख कर रहा है, ठीक है, तो उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये भी एक सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है। तो देखो इसी आर्टिकल 21A को देख के पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट कर दिया, दैट इज़ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज़ RTE एक्ट 2009, ठीक है। तो इसके अंडर क्या दिया गया है कि चिल्ड्रन को क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट आता है हमारा अब आर्टिकल 22। So now we will discuss Article 22. So Article 22 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अरेस्ट तो हो गया कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, उसके लिए उसको पकड़ा जा रहा है, ठीक है। अब डिटेन हो गया कि किसी पर्सन ने कोई भी क्राइम नहीं किया मगर इस पे शक है कि ये कोई पंगा कर सकता है, तो इसलिए इसको डिटेन किया जाता है, ठीक है। अब डिटेंशन यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक प्यूनिटिव है, एक प्रिवेंटिव है। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, एक पर्सन को पुनिश किया जाता है एक ऑफेंस के लिए, एक क्राइम के लिए, ठीक है, कोई भी उसने गुनाह किया है जो भी, ठीक है, आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट, ठीक है। उस पर्सन के ऊपर पर्टिकुलर केस चलेगा और उस केस के बाद अगर वो पर्सन गिल्टी प्रूव होता है, ठीक है, उसने वो क्राइम किया है ये प्रूव होता है, तो उसको पर्टिकुलर सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अभी उसने कोई क्राइम किया नहीं है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई क्राइम किया नहीं है मगर उसको पकड़ लिया गया है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर शक है, ठीक है, उसके ऊपर डाउट है, इसलिए उसको पकड़ लिया गया है, ठीक है, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय ए कोर्ट। अब देखो
क्या उस पर मुकदमा चलेगा अगर उसने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो सस्पेक्ट के तौर पे उसको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, मगर विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय ए कोर्ट, ठीक है। अभी उस पर कैसे मुकदमा चल सकता है जब उसने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, किसी पर्सन को पुनिश करना इसका पर्पस नहीं है कि उसने पास्ट में कोई ऑफेंस किया हो तो उसके लिए पुनिश नहीं करते हैं उसको, मगर उसको रोकते हैं कि वो फ्यूचर में कोई ऐसा ऑफेंस ना कर दे। ये आएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, ठीक है। अब आर्टिकल 22 में 2 पार्ट आते हैं। पहला जो पार्ट है वो डील करता है विद केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड सेकंड पार्ट डील करता है विद द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं हम। द फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड राइट ऑन ए पर्सन हु इज अरेस्टेड अंडर ए ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। तो जो पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके कौन कौन से राइट है ये इसमें आएंगे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। जिस पर्सन को भी अरेस्ट किया जा रहा है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, भाई मुझे अरेस्ट, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं ये उसको बताने का उसका पूरा अधिकार है, ठीक है। उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का पूरा अधिकार है। फिर आ जाएगा राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। उनको उस पर्टिकुलर पर्सन को जो अरेस्ट हुआ है वो एक पर्टिकुलर लीगल जो एडवोकेट है अपना हायर कर सकता है, ये भी उसका राइट है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर ए पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो इसका ये राइट है कि इसको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर प्लस इंक्लूडिंग उसका जर्नी टाइम, कि अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है फॉर एग्जांपल वहाँ तक जेल तक पहुँचते उसको 3 to 4 आवर्स लग रहे हैं तो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट के सामने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, ये उसका राइट है। फिर आ जाता है इसमें राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन, ठीक है। तो उसको अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता उस पर्सन को, तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ राइट्स थे अंडर पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट सेकंड में क्या है, अब देखो ये जो राइट है वो एनिमी एलियन को जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एनिमी एलियन फॉर एग्जांपल कुछ क्राइम कर लेता है कोई बाहर का आके यहाँ पे, तो उसके लिए ये सब जो प्रोविज़न है वो नहीं है, ये हमारे सिटीजन्स के लिए है। और ना ही ये प्रोविज़न है फॉर ए पर्सन डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो पर्सन डिटेन किया गया है उसको भी ये अधिकार नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। सेकेंड पार्ट डील करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पर्सन को हु आर डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। जो पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जब हम एक पर्सन को पकड़ लेते हैं उसके शक के बुनियाद पर, ठीक है, उसने कोई क्राइम नहीं किया तो उसको भी कुछ राइट्स होंगे ना, तो उसको देखो ये वाले जो राइट्स हैं, जो सेकंड पार्ट के अंडर राइट्स अवेलेबल हैं वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, एलियंस को भी अवेलेबल है, ठीक है। जो बाहर के जो फॉरनर हैं उनको भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या राइट आ जाएंगे, द डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट केस कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन, ठीक है। तो 3 मंथ से ज़्यादा आप किसी भी पर्सन को शक की बुनियाद पर डिटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। 3 मंथ तक कर सकते हो, उसकी ज़्यादा नहीं कर सकते हो अनलेस ए एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन, मतलब कि 3 मंथ के बाद एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगी और वो एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, अगर वो क्या करेगी, अगर वो एडवाइजरी बोर्ड बोलेगी कि इस पर्सन की जो डिटेंशन है वो 3 मंथ से ज़्यादा भी की जाए क्योंकि इस पर अभी जो खतरा है, जो ये क्राइम कर सकता है वो अभी भी कर सकता है, तो वो फिर एक्सटेंड की जा सकती है, मगर 3 मंथ के बाद ऐसे वो एक्सटेंड नहीं की जा सकती उसकी डिटेंशन, ठीक है। द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेंशन, ठीक है। किस बेस पे आप उसको डिटेन कर रहे हो उस पर्सन को वो बताना पड़ेगा, ये उसका राइट है, ठीक है। द डिटेंशन शुड बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो डिटेंशन ऑर्डर आया है वो उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन उसको भी ये हक है कि वो रिप्रेजेंटेशन उसके अगेंस्ट कर सकता है, ये भी उसका अधिकार है, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स थे जो पर्सन डिटेन हुए हैं। अब
देखो जो 3 मंथ तक था ना जो डिटेन किया जा सकता था, अब यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अंडर जो डिटेंशन का पीरियड था, ठीक है, डिटेंशन का पीरियड था वो 3 मंथ से 2 मंथ रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, 1978 में कर दिया गया है, मगर ये अभी तक फोर्स में नहीं आया है और अभी भी 3 मंथ का पीरियड ही कंटिन्यूड है, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है बहुत कम ही यूज़ होता है देश में, तो इतना इस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आज कुछ आर्टिकल, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और ये छोटा सा मोटिवेशन कोट आपके लिए, यस यू कैन, ठीक है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, बोल रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम अक्टूबर में होगा, ठीक है, जो भी बातें चल रही है, बच्चे बोल रहे हैं टाइम कम है, ठीक है, जो भी है, मगर अगर आपने सोचा है कि आप करोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इतनी सी बात है, खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।